डॉक्टर साहब, ये सवाल जो है उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा मुरगन खाने, निहारी, पाए और ये सारी चीज़ें खाने को शौकीन होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो शिकायत भी कर रहे होते हैं जी हमारा जो है वो मैदा ख़राब हो गया और जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट फूल जाता है, या ऐसे लग रहा है डॉक्टर साहब कोई गैस बन रही है हमारे यहाँ पे, हमारे सर में जा रही है, चुकरा रही है, इस तरह के फिर वो शिकायत करते नज़र आते हैं। तो इसकी क्या वजह रहती है सबसे पहले? इसको बेसिकली हमारी जो टर्म है उसमें हम इसको डिस्पेप्सिया बोलते हैं। अब जो डिस्पेप्सिया है उसकी मल्टीपल रीज़न हो सकती हैं। एक तो ये है कि स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है जिसमें हम फंक्शनल डिस्पेप्सिया बोलते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे सम टाइम कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनके अंदर एच पाइलोराई इन्फेक्शन होता है। एच पाइलोराई इन्फेक्शन क्या होता है? बेसिकली ये एक बैक्टीरिया है जो आपके स्टमक की वॉल्स को डैमेज करता है, उसकी इन्फ्लेमेशन करता है, उसके अंदर अल्सर्स बनाता है, ठीक है। तो डिस्पेप्सिया जो है उसकी मल्टीपल कॉजेज हैं। स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, एच पाइलोराई की वजह से हो सकता है, कुछ और मतलब पेशेंट्स के अंदर कोई मेलिग्नेंसी हो सकती है उसकी वजह से हो सकता है। बाज़ वक़्त पेशेंट का ईटिंग पैटर्न अच्छा नहीं है, डाइटरी लाइफस्टाइल इस तरह का है कि वो बहुत ज़्यादा हैवी मील्स ले रहा है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट की डाइजेशन उस तरह से प्रॉपर नहीं हो रही। या ये सेकेंडरी टू सम सेकेंडरी डिजीज़ हो सकता है, जैसे डायबिटिक पेशेंट है उनके अंदर मोटिलिटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, या कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के पेशेंट है तो उनके अंदर गट की मोटिलिटी उस तरह से नहीं होती। जब वो एक तो ये कि वो खाना बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे खाने की जो मूवमेंट है जो स्टमक से इंटेस्टाइन में होनी है वो उस तरह से नहीं हो रही होती। तो जब खाना बहुत ज़्यादा देर तक स्टमक में पड़ा रहता है तो उसकी वजह से उनको जो है ना वो फुलनेस की फीलिंग आती है, तो उनको ऐसा महसूस होता है कि उनका पेट फूला हुआ है, ठीक है, और वो उनको ऐसे ही लगता है कि जैसे खाना उनके अभी स्टमक में ही पड़ा हुआ है। तो एग्जैक्टली ये जो कॉज है इसके पीछे हम वर्कअप करके देखते हैं कि क्या कोई सेकेंडरी ऐसी कॉज तो नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल एच पाइलोराई के लिए हम टेस्ट करते हैं, उसकी इन्फेक्शन निकल आती है तो हम उसके लिए ट्रीट करते हैं, उसका 2 वीक्स का ट्रीटमेंट होता है। पाकिस्तानी पॉपुलेशन में जो है ना इसका प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि आउटसाइड फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा लेते हैं। दूसरे नंबर पे मिर्च मसाले वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा लेते हैं, और एशियंस आपको पता है वैसे ही फूडी हैं तो मीट का इंटेक बहुत ज़्यादा है, और दूसरे नंबर पे ये कि नंबर ऑफ मतलब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है मील की, ऊपर तक उसको भर लेंगे। अब ऑब्वियस बात है कि अगर आप थोड़ा खाएंगे तो वो डाइजेस्ट भी ईजी हो जाएगा, खा भी ज़्यादा लेंगे, जब ऊपर तक फुल हो जाएगा तो फिर उसको ऑब्वियसली डाइजेस्ट करने में भी टाइम लगेगा। तो उसकी वजह जो है ना मोस्टली ऐसे पेशेंट जो ओबीज हैं उनके अंदर जो है वो ये गर्ड वाले सिम्टम्स भी ज़्यादा आते हैं, डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स भी ज़्यादा आते हैं। तो उसके अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देखें, कोई भी डिजीज़ है या कोई भी सिम्टम्स है उनमें फर्स्ट लाइन तो थेरेपी यही है कि आपने अपनी डाइटरी हैबिट्स को बेहतर करना है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन है, चाहे वो सीने की जलन है, चाहे वो पेट का फूलना है। अगर वो उनसे बेहतर नहीं होती तो फिर हम इसके अंदर जो है वो कुछ जो दवाइयाँ, जैसे अगर मैदे की जलन है तो हम मैदे की तेज़ाबियत को कम करने वाली दवाइयाँ, या जैसे पेट का फूलना बहुत ज़्यादा है तो जो है वो आंतों की हरकत को ज़्यादा करने वाली दवाइयाँ देते हैं जिससे उनके सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम रिकमेंड यही करते हैं कि अपनी डाइटरी हैबिट्स को बेहतर करें। डाइटरी हैबिट्स को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है ऐसे लोगों में? और दूसरा मैं पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि पेट फूलने की और इस टाइप की शिकायत वो लोग ज़्यादा करते हैं जो ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो फिर एक मील में दूसरे मील में फ़र्क या गैप जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है? देखिए उसमें जो है ना अगर तो आप रिकमेंडेशन पे जाएँ तो उसमें रिकमेंडेशन तो यही है कि स्मॉल मील्स होने चाहिए, नंबर ऑफ मील्स आप बढ़ा लें ऐसे पेशेंट्स के अंदर। और दूसरे नंबर पे एटलीस्ट जो है वो कम से कम तो 4 to 6 आवर्स का गैप होना चाहिए, ठीक है। और उसमें क्वांटिटी छोटी होनी चाहिए। मतलब अगर आप ऐसे पेशेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर हम फिर वही बात है कि रिकमेंड यही करेंगे कि नेचुरल फूड्स लें, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वाले, बहुत ज़्यादा फैटी या बेकरी आइटम्स ना यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसे पेशेंट में वो सिम्टम्स को वर्स करेंगे, ठीक है। उसमें अब हम ये रिकमेंड करते हैं कि मतलब मल्टीपल मील से मुराद ये है कि आप लें सारा कुछ ही, मतलब ये कि सब कुछ बंद नहीं हो जाता, उसमें फ्रूट्स भी अलाउ होते हैं। मतलब लाइक अगर आपने ब्रेकफास्ट किया है 8 AM पे और तो आप 3 से 4 घंटे बाद एक छोटा फल ले लें, ठीक है, फिर उसके 3-4 घंटे बाद आप अपना दोपहर का खाना ले लें। स्नैक्स खा सकते हैं हम बीच में, हाँ आप स्नैक्स की फॉर्म में ले लें, मतलब लेकिन आपका नंबर ऑफ मील्स जो है वो बढ़ जाएंगे लेकिन उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, फिल अप ना करें जी। जैसे कि अब कुछ लोग हैं उनका कैफीन का इंटेक बहुत ज़्यादा है। अब ये वाली जो चीज़ें कैफीन, कॉफ़ी हो गई, टी हो गई, ये वाली चीज़ें भी डिस्पेप्सिया को या जो मैदे की जलन है या पेट के फूलने को ज़्यादा करती हैं और ये मैदे में सोजिश भी करती हैं। तो इसमें हम ये रिकमेंड करते हैं कि 2 से ज़्यादा चाय के कप ना लें पर डे, और कॉफ़ी का इंटेक जो है मिनिमम वो जो है ना वो 1 कप तक ही रखें, क्योंकि जिस तरह इनको बढ़ाते हैं तो उसके साथ जो है वो सिम्टम वर्स करते हैं। नंबर ऑफ़ मील जब आप बढ़ाते हैं तो ये कि आपके स्टमक में अगर थोड़ी क्वांटिटी जाएगी तो वो ईज़िली डाइजेस्ट भी कर लेगा, और अगर आप नेचुरल फूड लेते हैं तो वो नेचुरल फूड ईजी टू डाइजेस्ट है, ठीक है।
हमारे यहाँ पे लोग अक्सर क्योंकि फूडी हैं तो हैवी चीज़ें खा लेते हैं, नाश्ते में पाए निहारी वगैरह खाना पसंद करते हैं और खाने के बाद वो सो जाते हैं। ये किस तरह से उनके मैदे को जो है वो बर्बाद कर देता है डॉक्टर साहब? दी इसका बिल्कुल जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आपने खाने के बाद फ़ौरन लेटना है। जब आप खाने के बाद फ़ौरन लेट जाते हैं तो वो स्टमक के जो कंटेंट्स हैं वो ऊपर खुराक की नाली में आते हैं, जिसकी वजह से आपको जलन और सीने में बोझ और घुटन सी महसूस होती है। तो एटलीस्ट कम से कम भी हम रात के खाने में और सोने में 3 घंटे का गैप रिकमेंड करते हैं कि आप कम से कम 3 घंटे तक का गैप लें। खा के फ़ौरन सो जाना क्या बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इन सिम्टम्स में कंट्रीब्यूट करता है? उसकी वजह ये है कि जब आप बिल्कुल फ्लैट लाई करेंगे तो स्टमक के कंटेंट जो है वो वापस रिगर्ज करते हैं, जिसकी वजह से आपके सिम्टम्स वर्स होते हैं। ठीक है, तो सोने से कितने कम से कम 3 घंटे पहले जो है आपको रात का जो आपका मील है वो 3 घंटे पहले लेना चाहिए। ठीक है। और डॉक्टर साहब खाना खाने के बाद वॉक कितनी ज़रूरी है? देखिए वॉक का तो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। वो जैसे कि अभी हम पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर डायबिटीज़ की बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है, हाइपरटेंशन की बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है। तो वॉक जो है वो सारी डिजीज़ के अंदर उसका रोल है। एक तो नंबर 1 ये कि वो स्ट्रेस को जो है वो कम करेगी। दूसरे नंबर पे ये कि आपको डाइजेशन में भी हेल्प करेगी। जब आप मूव करते हैं तो आपकी गट भी मोबिलाइज होती है। गट की मोबिलिटी बढ़ेगी तो उसकी वजह से आपका फूड ज़रा जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो खाने के बाद वॉक के लिए भी कोई टाइमलाइन है? खाना खाने के फौरी बाद वॉक करनी चाहिए या फिर कोई आधे घंटे 1 घंटे के बाद करनी चाहिए? देखिए उसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब भी आप मतलब ये कि एटलीस्ट अगर आप चहलकदमी कर लेते हैं तो उसमें फ़ायदा ये है कि आपका फूड ज़रा जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और आपको ये जो फुलनेस वाली फीलिंग्स हैं या जो गट वाले सिम्टम्स हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया।